Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ta'ala ala Muhammad. Uh, this is Mohammad Yaur Zaman, Head of Equities by Securities, and I will welcome you all in the 13th monthly webinar. In today's webinar, we will be discussing the current economic situation and the geopolitics scenario, the result season, and the upcoming month performance in the upcoming month. तो सबसे पहले जो है वो अगर इस महीने की बात की जाए फरवरी के जो है वो क्या परफॉर्मेंस रही मार्केट की, तो इस महीने तक मार्केट तकरीबन जो है वो 900 पॉइंट के करीब जो है वो गिरी है। और उसके जो मेजर रीजंस थे वो तो लोकल पॉलिटिकल हालात भी थोड़े से जो है वो डिस्टर्ब थे। इसके अलावा जो है वो जियो पॉलिटिकल जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस चल रहा है उसके हवाले से ना सिर्फ लोकल मार्केट के अंदर बल्कि ग्लोबल इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी काफ़ी अनसर्टेनिटी थी। इसके अलावा जो कमोडिटी प्राइसेस हैं उसके हवाले से भी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, स्पेशली जो पाकिस्तान जैसी इकोनॉमीज़ हैं जिनको इंपोर्ट की काफ़ी हिट आती है, तो उन कंट्रीज़ के अंदर हमने देखा कि काफ़ी जो है वो प्रेशर हमें इक्विटी मार्केट के अंदर नज़र आया। तो अगर पिछले महीने की बात करें तो जो पॉलिटिक्स थी उसमें रशिया यूक्रेन सिनेरियो जो मैंने हाईलाइट किया। इसके अलावा जो है वो लोकल जो पॉलिटिकल थे जिसमें जो अपोजिशन थी वो जो है वो इन लाइन आ रही थी कि वो नो कॉन्फिडेंस वोट लेकर आएगी जो है वो करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। इसके अलावा जो आईएमएफ प्रोग्राम था वो अप्रूव हुआ था हमारा, उससे रिलेटेड जो कंडीशंस थी वो काफ़ी मार्केट के अंदर स्टार्ट के अंदर वो डिस्कस हुई। इसके अलावा जो इन्फ्लेशनरी सिनेरियो होता है एमएससीआई की रीबैलेंसिंग थी और जो हमारे ट्रेड के नंबर्स थे वो लोगों के फोकस के अंदर रहा। इसके अलावा अगर सेक्टर वाइज बात करें तो जो की डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके अंदर एक तो ओबरा ने जो एक बिल पास किया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ गैस वाला, उसकी वजह से हमने देखा कि कुछ एक्टिविटी इंप्रूव हुई थी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अंदर। इसके अलावा जो ईएनपी सेक्टर है वो थोड़ा लाइमलाइट में रहा था जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस की वजह से। इसके अलावा जो है वो लोकल फ्रंट के ऊपर जब हायर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को पास ऑन किया गया तो वो काफ़ी जो है वो अनसर्टेनिटी थी, पब्लिक का काफ़ी अनरेस्ट था उसके हवाले से। और इसके अलावा जो नंबर्स आए हैं सीमेंट्स वगैरह के उसके अंदर भी हमने थोड़ा सा डिक्लाइन देखा। तो ये तमाम जो है वो की फोकस है फरवरी के अंदर। ज़्यादातर जो न्यूज़ थी वो नेगेटिव ही थी, मार्केट्स के लिए कोई ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ नहीं थी। तो इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर जो है वो एक करेक्शन नज़र आई और तकरीबन मार्केट जो है वो 914 पॉइंट जो है वो माइनस में। वॉल्यूम्स भी रिलेटिवली लो रहा है क्योंकि ओवरऑल जो सेंटीमेंट था वो काफ़ी वीक था, तो जिसकी वजह से हमने देखा कि वॉल्यूम्स भी जो है वो पार्टिसिपेशन थी जो जो थी इन्वेस्टर की साइड से वो काफ़ी कम नज़र आई। आगे चलते हैं। अगर जो है वो अभी मार्केट परफॉर्मेंस की बात करें तो जो है वो सेक्टर वाइज जो हमने परफॉर्मेंस देखी है उसके अंदर जो रिटर्न्स रहे हैं वो नेगेटिव जिन जो सेक्टर्स के रहे जिसमें स्पेशली टेक्नोलॉजी रिफाइनरी और इंजीनियरिंग सेक्टर है, इसके जो रिटर्न्स है काफ़ी माइनस में डबल डिजिट, जहाँ तकरीबन 13% टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो डिक्लाइन हुआ है। रिफाइनरी तकरीबन 12% के करीब डिक्लाइन हुआ है। इसके अलावा इंजीनियरिंग सेक्टर 11%। तो मेजॉरिटी जो सेक्टर परफॉर्मेंस थी वो नेगेटिव थी, बट स्टिल मार्केट इंडेक्स ने अपने आप को जो है ना वो मेंटेन किया। तकरीबन सिर्फ जो है वो 900 पॉइंट ही गिरा है, अदरवाइज ये करेक्शन जो है वो ज़्यादा हो सकती। टॉप लूजर और गेनर्स की बात करें तो कोई मेजर जो है वो ब्लू चिप कंपनीज आपको इसके अंदर नजर नहीं आएगी। गेनर्स के अंदर ज़्यादातर लिक्विड स्टॉक्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है, और लूजर्स के अंदर भी ज़्यादातर जो है वो साइड स्टॉक है। 50 आई है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी डिक्लाइनिंग रही है पिछले कुछ महीनों में, और तकरीबन वो 22% डाउन है। कमोडिटीज़ की बात करें तो कमोडिटी मूवमेंट जो मेजर रीज़न रहा मार्केट्स के अंदर वो हमने देखा कि जो इंटरनेशनल ब्रांड प्राइसेस हैं वो तकरीबन अभी फिलहाल जो है 42% जो है ना उसका अंदर इंक्रीज हुआ है। काफ़ी मैसिव इंक्रीज है अभी पिछले जनवरी से लेके अब तक तो 2 महीनों के अंदर ऑलमोस्ट 40% का इंक्रीज इसके अंदर आ चुका है। इसके अलावा कोल प्राइसेस, क्योंकि हमारे यहाँ बिजली भी कोल से पैदा की जा रही है, इसके अलावा काफ़ी मेन कंट्रीब्यूशन है इसका हमारी जो है वो सीमेंट सेक्टर के अंदर। तो उसके प्राइसेस हमने देखा है कि अपने हिस्टोरिक हाई लेवल्स के ऊपर चले गए, तकरीबन $300 पर मेट्रिक टन के करीब। तो 1.6 टाइम ऑलमोस्ट इंक्रीज हो चुका है, और वही चीज़ हमने देखा है कि वो मार्केट परफॉर्मेंस के अंदर भी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स है वो थोड़े से सबसाइड होते हुए नज़र आ रहे हैं। इन्फ्लेशन जो पिछले महीने का तकरीबन 13% के करीब था, अब वो डिक्लाइन होकर जो है वो तकरीबन 12% के करीब आ गया। और अगले कुछ 4 महीनों के अंदर, जिस तरह हमने पहले भी कहा था कि इन्फ्लेशन डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर ही रहेगा, तो हमें अभी अगले 4 महीने भी तकरीबन जो है वो 10 और 11% के बीच में जो इन्फ्लेशन नंबर्स नज़र आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी उसके अंदर जो इन्फ्लेशन रिलेटेड एक्सपेक्टेशन है, डिस्पाइट के कमोडिटीज काफ़ी जो है वो क्राइसिस है, हाई प्राइसेस हैं,
बट बेस ईयर इफेक्ट की वजह से हमारे यहाँ जो है वो जो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर इन्फ्लेशन को देखा जाता है, तो वो जो है वो हमें 10 और 11% के बीच में हमें नंबर्स नजर आ रहे हैं अगले 4 महीनों में। बट मंथ और मंथ बेसिस के ऊपर, सिक्वेंशियल बेसिस के ऊपर जो है वो इन्फ्लेशन के अंदर इंक्रीज है, और वो मुझे लगता है ये है कि अभी फिलहाल जो है वो कंटिन्यू रहेगा। इंटरेस्ट रेट के हवाले से बात की जाए तो मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है जो है वो 8 मार्च को। उसके अंदर जो हमारे जो है अभी फिलहाल हमें जो स्टेटस को नज़र आता है, क्योंकि लास्ट टाइम स्टेट बैंक ने काफ़ी इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी दी थी कि डिस्पाइट कि अगर ऑयल प्राइसेस बढ़ते भी हैं तो वो चीज़ जो है वो हमारे जो है वो इंटरेस्ट रेट को इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि गोइंग जो फॉरवर्ड लुकिंग बेसिस के ऊपर रियल इंटरेस्ट रेट की एडजस्टमेंट हो चुकी है। तो वही वही चीज़ अभी फिलहाल नज़र आ रही है कि अभी जो इंटरेस्ट आगे चल के इन्फ्लेशन इन्वायरमेंट थोड़ा सा रिड्यूस होगा, और इन्फ्लेशन जिस तरह मैंने अभी बताया कि जो है वो सिंगल डिजिट इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, तो वही चीज़ स्टेट बैंक जो है वो गोइंग फॉरवर्ड 12 मंथ बेसिस के ऊपर देख रहा है, तो वहाँ से उसके हिसाब से जो है वो रियल इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट ऑलमोस्ट हो चुकी है, और यहाँ से फिलहाल शायद हमें बड़ा जो हाई इन्फ्लेशन को देखते हुए शायद नज़र ना आए। बट दूसरे फैक्टर्स अपनी जगह पर मौजूद हैं, जिसके अंदर हमारी फिजिकल साइड है, तो फिजिकल के अंदर हमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और एक्सटर्नल साइड जो है जो थोड़ी सी डेटोरेट हो रही है कमोडिटी प्राइसेस की वजह से। ये दो कंसर्न है, इनको देखते हुए जो है वो स्टेट बैंक अपने स्टांस के अंदर कुछ चेंजेस ला सकता है। करेंसी की बात करें तो करेंसी के ऊपर कोई खाते कोई प्रेशर ऐसा सच नहीं है। 176 177 की रेंज में फिलहाल करेंसी है, और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी जो है वो तकरीबन 97 था, दिसंबर में भी यही था, और ऑलमोस्ट जनवरी के अंदर भी करीब करीब यही नंबर्स हैं। तो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की साइड से भी हमें स्टेबिलिटी है, करेंसी के अंदर कोई बड़ा प्रेशर नज़र नहीं आता, और हमें लगता है यही कि अभी फिलहाल करेंसी को ऐसे डेप्रिशिएट करने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके अलावा जो करंट अकाउंट बैलेंस की बात की जाए तो यहाँ कुछ चीज़ें हैं ऐसी हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पिछले महीने जब हमने वैक्सीन इंपोर्ट की थी उसके बाद लग ये रहा था कि ये था कि शायद हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो कम होंगी, बट जो नंबर्स आए हैं अभी फरवरी के, तो उसके अंदर हमने देखा है कि जो है वो तकरीबन $2.5 बिलियन की जो है वो हमारा डेफिसिट रहा है। तो डेफिसिट तकरीबन जो है वो काफ़ी मार्केट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी हाई रहा है। उसकी वजह यही थी कि हमारी जो इम्पोर्ट्स हैं वो जो है वो अभी फ़िलहाल जो है वो इतनी तेज़ नीचे नहीं आ रही, क्योंकि कमोडिटी प्राइसेस भी हाई हैं, और जो हमने जो क्रेडिट फैसिलिटी ली हुई है तो उसके वजह से हमारे एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसके ऊपर इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा। बट अगर वो फैसिलिटी नहीं होती तो आई थिंक ये ज़्यादा जो हमारे जो रिजर्व पोजीशन है वो थोड़ी वीक हो सकती। यहाँ देख सकते हैं कि हमारे इम्पोर्ट कवर कंटिन्यूसली जो है वो डिक्लाइन हो रहा है, और स्टेट बैंक के रिजर्व जो है वो तकरीबन जो है वो $15.7 बिलियन के ऊपर आ चुके हैं। इसके अलावा जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट्स की बात की जाए तो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, हमारी इम्पोर्ट्स जो है वो ऑलमोस्ट अभी भी जो है वो $6 बिलियन के करीब रही है जनवरी के अंदर, और अभी जो फरवरी के नंबर्स आएंगे तो वो भी तकरीबन लगता है यही है कि अभी इम्पोर्ट्स फिलहाल नीचे नहीं आएंगी, और एक्सपोर्ट्स को देखना होगा कि एक्सपोर्ट्स के नंबर क्या रहते हैं। अदरवाइज एक्सपोर्ट्स के अंदर भी थोड़ा सा जो हमें डिक्लाइन ही नज़र आता है। ये ओवरऑल एक जो है वो इसकी ब्रेकअप है इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स का। तो इम्पोर्ट्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट है, 2% का सिर्फ डिक्लाइन है मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर। तो जो हमारी इम्पोर्ट्स पिछले महीने थी वही ऑलमोस्ट इस महीने भी रही हैं, और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखा जाए तो उसके अंदर काफ़ी मैसिव जंप है 45%। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स की बात करें तो एक्सपोर्ट्स के अंदर 15% का डिक्लाइन है। मेजर जो है फूड ग्रुप हमारी जो एक्सपोर्ट्स है वो कम हुई है। इसके अलावा टेक्सटाइल ग्रुप के अंदर 14% डिक्लाइन आया है, और पेट्रोलियम ग्रुप एक्सपोर्ट्स भी हमारी 18% के करीब जो है वो डिक्लाइन है। मगर ये नंबर इतना बड़ा नहीं है, मेजर जो डिक्लाइन है वो हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स के अंदर है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर देखा जाए तो इसके अंदर हमें ग्रोथ नजर आ रही है 18% की, बट मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर कोई हमें जो है वो बड़ी जो है वो बेहतरी होती भी नजर नहीं आ रही। अच्छा, इसके अलावा रेमिटेंसेस की बात करें, रेमिटेंसेस भी क्योंकि इकोनॉमी दोबारा से खुल रही है, जो पिछले साल हमने देखे थे रेमिटेंसेस के नंबर, तो अब वो रेमिटेंसेस थोड़े से हमारे कम होते जा रहे हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर हम देख सकते हैं कि $2.6 बिलियन, 2.7 जुलाई के अंदर $2.7 बिलियन थे, और उसके बाद हर महीने तकरीबन जो है वो $100 मिलियन से कम होते जा रहे हैं। तो ऑलमोस्ट $2.1 बिलियन के करीब जो अभी रेमिटेंसेज हैं, और ये फ्लो इसका ये लगता है $2.1 बिलियन के करीब ऑन एवरेज अभी फिलहाल रेमिटेंसेज रहेंगे। अच्छा, इसके अलावा जो कॉर्पोरेट रिजल्ट्स आए हैं वो हमारी जो लास्ट टाइम हमने ब्रीफिंग के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि मेजॉरिटी जो के सेक्टर की जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर रहेगी, ओवरऑल रिजल्ट्स अच्छे होंगे इस क्वार्टर के। तो रिजल्ट्स काफ़ी बेहतर रहे हैं, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस हैं। कुछ कंपनीज ने सरप्राइज किया है अपनी अर्निंग्स के अंदर, अदरवाइज मेजॉरिटी जो है वो इन लाइन विद आवर एक्सपेक्टेशंस थे।
तो सबसे पहले अगर ओवरऑल देखा जाए तो जो PSX की प्रॉफिटेबिलिटी है तकरीबन जो है वो 40% से इंक्रीज हुई है, और उसके अंदर मेजर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो ENP सेक्टर का है, OMC सेक्टर का है। इन दो का मेजर जो है कॉन्ट्रीब्यूशन है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सभी जो सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है, एक्सपेक्ट जो है वो फर्टिलाइजर सेक्टर। क्वार्टरली बेसिस के ऊपर देखा जाए तो अर्निंग्स ऑलमोस्ट फ्लैट है, डिस्पाइट के टफ इन्वायरमेंट है, इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हैं और जो है वो कमोडिटी प्राइसेस भी हाई है, मार्जिन भी श्रिंक हुए हैं, बट जो अर्निंग्स हैं वो ज़्यादातर कंपनीज की जो है वो स्टेबल ही हमें नजर आ रही है। इसको थोड़ा फर्दर ब्रेकअप पे देखते हैं। ENP सेक्टर की बात की जाए तो ENP के अंदर जिस तरह हमने डिस्कस किया 49% का इंक्रीज आया है। तो मेजर उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो ENP कंपनीज की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रही है। स्पेशली जो OGTC की बात करें तो उसके अंदर 63% की प्रॉफिट्स के अंदर इंक्रीज आया है। PPL के अंदर ऑलमोस्ट 19% का इंक्रीज है। POL के अंदर सबके 78% का इंक्रीज है। तो मेजर ट्रिगर अभी फिलहाल जो ENP सेक्टर के लिए है वो यही है कि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ रही है और इनके जो रिटर्न्स है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है, और जो ऑयल प्राइसेस है वो भी इंटरनेशनली अरब लाइट प्राइसेस से लिंक है। तो इसकी वजह से ये कंपनी जो है वो आगे भी चल के फोकस में रहेंगी। इसके अलावा इनके जो मेन ट्रिगर है इस सेक्टर के लिए वो सर्कुलर डेट की जो है ना वो रेगुलेशन है कि अगर वहाँ पे सर्कुलर डेट का मसला हल होता है तो ये कंपनीज बड़ा डिविडेंड अनाउंस कर सकती है, क्योंकि इनके कैश फ्लोज के काफ़ी इश्यूज हैं, इस वजह से बड़ा डिविडेंड नहीं देती हैं। अदरवाइज इनकी जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो इस चीज़ों पर इस सेक्टर को जो है वो लाइमलाइट में रहेगा लगता ही है, और इन्वेस्टर इस सेक्टर को फोकस में रखें। आने वाले दिनों के लिए ENP सेक्टर की अर्निंग्स भी अच्छी रहेंगी और डिविडेंड पे आउट होंगे, तो इनकी यील्ड्स भी जो है वो काफ़ी बेहतर होंगी। इसके अलावा बैंक्स की बात की जाए तो बैंक्स के भी ओवरऑल जो रिजल्ट है वो क्यूमुलेटिवली तो इसके अंदर तकरीबन 15% की इंक्रीज आया है। ऑलमोस्ट सभी जो है वो कंपनीज ने अच्छा परफॉर्म किया है। सबसे ज़्यादा जो बेहतर रिजल्ट्स रहे हैं वो UBL के रहे हैं, 47% का इंक्रीज है। अच्छा डिविडेंड अनाउंस किया UBL ने। इसके अलावा अर्निंग बहुत अच्छी थी, इसकी वजह से जो स्टॉक के अंदर भी काफ़ी अट्रैक्शन आई है। इसके अलावा जो है वो बैंक अल्फला उसके 33% का इसके अंदर इंक्रीज है, HBL के अंदर 15% का इंक्रीज है। तो आगे चल के इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट भी जो है वो रिलेटिवली जो है वो स्टेबल ही लग रहा है। तो जो इन कंपनीज की अर्निंग्स है वो बेहतर रहेंगी, और जो इनकी आप कह सकते हैं कि बॉन्ड रीप्रोफाइलिंग है वो पिछले उससे हाई रेट्स के ऊपर अब होंगी। तो इनकी यील्ड्स वगैरह जो है वो नेम्स वगैरह जो है वो आगे चल के बैंकिंग सेक्टर के इम्प्रूव होंगे। तो इस सेक्टर को फिलहाल कोई चैलेंज नज़र नहीं आता बड़ा, और सेक्टर परफॉर्मेंस जो अभी रही है CY 21 के अंदर वही चीज़ नज़र आती है कि CY 22 के अंदर भी ओवरऑल इस सेक्टर बेहतर परफॉर्म करे। OMCs की बात करें तो OMCs ने नंबर्स काफ़ी अच्छे दिए हैं। मेजर इन्वेंट्री गेंस रहे क्योंकि आपको पता है ऑयल प्राइसेस जो है वो काफ़ी नीचे से काफ़ी तेज़ी के साथ पिछले जो है वो क्वार्टर के अंदर बढ़ी है। तो वही चीज़ इनके अर्निंग्स के अंदर भी रिफ्लेक्ट हुई है। ओवरऑल अगर जो है वो सेक्टर की बात किया तकरीबन 238% का इंक्रीज है PS और APL की अर्निंग्स क्यूमुलेटिवली। और जो इनकी जो मेजर जो है वो जो रीज़न था उसका, एक तो वॉल्यूम्स बढ़े हैं इनके तकरीबन 22% से, बट जो मेजर रीज़न था वो इनके इन्वेंट्री गेंस थे, और उसी की वजह से जो इनके मार्जिन्स वगैरह भी इम्प्रूव हुए। फर्टिलाइजर की बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर की अर्निंग्स के अंदर डिक्लाइन आया है। अ, तकरीबन 33% का क्वार्टर क्वार्टर बेसिस के ऊपर डिक्लाइन है फर्टिलाइजर की अर्निंग्स के अंदर, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी देखा जाए तो 31% का डिक्लाइन। मेजर रीज़न इनके वही कि हायर इनपुट कॉस्ट इसका मेजर रीज़न है, और उसकी वजह से इनके मार्जिन श्रिंक हुए फर्टिलाइजर सेक्टर के, क्योंकि गैस प्राइसेस वगैरह भी बढ़ी हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट भी पेट्रोलियम प्राइसेस की वजह से काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ी है, फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ी है इंटरेस्ट रेट बढ़ने की वजह से। तो इन तमाम चीज़ों ने इनकी बॉटम लाइन को जो है वो इम्पैक्ट किया है। बट गोइंग फॉरवर्ड जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उस पर गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है, और जो जो प्राइसेस हैं, जो प्रोडक्ट की प्राइसेस है उसको देखते हुए लगता ही है कि ये जो सेक्टर है आगे चल के इस साल में जो है ये अच्छा परफॉर्म करेगा। इसकी यील्ड्स वगैरह ऑलरेडी बहुत अट्रैक्टिव है, और अर्निंग्स भी जो है इनकी स्टेबल नज़र आती है। इसके अलावा सीमेंट्स की बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर काफ़ी फोकस में रहा पिछले क्वार्टर के अंदर रिजल्ट्स के ऊपर भी। मार्केट एक्सपेक्टेशन कुछ कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स थे। ओवरऑल बात की जाए तो 60% का इंक्रीज है फर्स्ट हाफ के अंदर, और क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर भी 13% का इंक्रीज है। और मेजर्स जो अर्निंग्स के अंदर जंप आया वो मैपल लीफ के अर्निंग्स के अंदर 129% का जंप है, अटैक के अंदर 240% का जंप है। ये क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर है। इसके अलावा फाइनल के अंदर तकरीबन जो है वो 38% का जंप है। तो ओवरऑल क्वार्टरली बेसिस पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद कोल प्राइसेस का इम्पैक्ट जो है वो सही तरीके से पास ऑन ना हो, तो और इनके जो मार्जिन है वो श्रिंक होंगे, बट अगेंस्ट एक्सपेक्टेशन जो कंपनीज की इन्वेंट्री मैनेजमेंट थी वो काफ़ी बेहतर रही कंपनीज की, और उसी की वजह से जो है वो इनके मार्जिन बेहतर हुए और इनकी प्रॉफिट जो है वो इम्प्रूव हुए। अब क्योंकि कोल जो है वो तकरीबन $300 के करीब आ चुका है, तो आगे चल के अब लगता ही है कि सीमेंट सेक्टर दोबारा से कुछ प्राइसेस को बढ़ाएगा, जो इम्पैक्ट है उसको पास ऑन करेगा।
और अगर वो उसको फुली पास ऑन कर देता है तो इनकी अर्निंग्स जो है वो स्टेबल ही रहेंगी। और क्योंकि आने वाला सीज़न जो है वो सीमेंट्स का है, आमतौर पे पीक सीज़न है ये, अप्रैल मई, तो इसके अंदर ज़्यादा डिमांड होती है सीमेंट प्रोडक्ट्स की। तो ये वाला सेक्टर जो है काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है अगले कुछ दिनों में, क्योंकि ऑलरेडी $300 को इम्पैक्ट मार्केट ले चुकी है और यहाँ से कोल प्राइसेस वापस नीचे आते हैं तो वो चीज़ हमें फिर इनकी जो है वो प्राइस के अंदर नजर आई। तो इस सेक्टर को भी लाइमलाइट में रखना चाहिए, स्पेशली कोल प्राइसेस को फोकस में रखना चाहिए। जहाँ कोल प्राइसेस नीचे आएंगे वहाँ पे सीमेंट सेक्टर काफ़ी अट्रैक्टिव हो जाए। इसके अलावा ऑटोज़ की बात करें, तो ऑटोज़ की अर्निंग्स भी बेहतर रही है, 86% का इंक्रीज है इंडा एशकार की अर्निंग्स के अंदर। और ओवरऑल जो है वो फास्ट सुजुकी के अभी रिजल्ट्स अनाउंस नहीं हुए, लेकिन अभी तक ट्रेंड यही लग रहा है कि इनकी जो अर्निंग्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर बेहतर होंगी। क्वार्टरली बेसिस के ऊपर इनके भी जो है वो मार्जिन कम हुए कंपनीज के, तो इसकी वजह से उसका इम्पैक्ट हमें नजर आया। तो कंपनी वाइज देखें तो इंडस के अंदर तकरीबन जो है वो 112% की ग्रोथ है अर्निंग्स के अंदर, और एशकार की अर्निंग ऑलमोस्ट जो है वो फ्लैट रही। कमिंग टूवर्ड स्टील सेक्टर, तो स्टील के अंदर जो है ना वही सिमिलरली वही सिनेरियो के मार्जिन जो है वो श्रिंक पर फर्टाइजर सेक्टर की तरह स्टील के भी हायर इनपुट कॉस्ट उसका मेजर रीजन है। और वॉल्यूम्स भी थोड़े से लो रहे हैं क्योंकि जो है वो विंटर सीजन होता है, उसके अंदर वॉल्यूम्स भी थोड़े से डिप्रेस रहते हैं। दूसरा ये कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ने की वजह से जो कंपनी ने पास ऑन किया है प्राइसेस, तो काफ़ी हाई प्राइसेस हो गए हैं स्टील के, तो इस वजह से भी जो है वो थोड़ी सी जो हमारी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ है वो स्लो डाउन हुई है। ओवरऑल बात की जाए रिजल्ट की, तो तकरीबन 34% का इंक्रीज है एयर फर्स्ट हाफ के अंदर, क्वार्टरली बेसिस के ऊपर 35% डिक्लाइन। इसके अंदर अर्निंग्स वाइज देखा जाए तो मुगल में तकरीबन 9% का इंक्रीज है, और इत्तेफाक की अर्निंग काफ़ी बढ़ गई है, तकरीबन 40% का इंक्रीज है इत्तेफाक की अर्निंग। बाकी अमरेली स्टील की अर्निंग्स में तकरीबन 14% का डिक्लाइन है। आयशा स्टील ने लॉस पोस्ट किया इस क्वार्टर के अंदर, और ISL ने भी तकरीबन 42% का डिक्लाइन है अर्निंग्स के अंदर। तो ये था रिजल्ट्स के ऊपर। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स को देखा जाए तो रिजल्ट्स काफ़ी जो है वो रिलेटिवली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे, अच्छे रिजल्ट्स हैं, एज सच कोई बड़ी नेगेटिव चीज़ नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड अगले जो क्वार्टर है, क्योंकि पीक सीजन सीमेंट स्टील के लिए, तो अगला क्वार्टर जो इन कंपनीज के लिए बेहतर होगा। और देखना ये होगा कमोडिटी प्राइसेस किस तरफ को जाती हैं। तो कमोडिटी प्राइसेस का जो सिनेरियो अगर वो थोड़ा सा डाउनवर्ड आता है वापस से, तो यहाँ से हमें जो है वो ओवरऑल जो है वो सेक्टर परफॉर्मेंस जो है बेहतर होती नजर आती है। आगे चलते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज जो हुई है इस महीने के अंदर, फरवरी के अंदर, रिजल्ट्स के अलावा, वो ये तक प्राइम मिनिस्टर ने जो है ना वो एक कुछ इंसेंटिव अनाउंस किए हैं। स्पेशली जब ऑयल प्राइसेस बढ़ लेते हैं तो उन्होंने कुछ 10 रुपए के करीब जो प्राइसेस को कम किया है। इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो प्राइसेस है उसको भी 5 रुपए पर यूनिट से कम किया। इसके अलावा जो मेजर चीज़ थी जिसने पिछले कुछ दिनों में मार्केट को भी ड्राइव किया, स्पेशली IT सेक्टर के इंसेंटिव थे। 100% रिडक्शन इन टैक्स फॉर IT फ्रीलांसर एंड स्टार्टअप्स, और कंपनीज के लिए भी 100% टैक्स एग्जेम्पशन है जो कि अपने पैसे पाकिस्तान के अंदर लेकर आएंगी। इसके अलावा जो है वो चीप लोन वगैरह की हैं। इसके अलावा जो एक इंडस्ट्रियल पैकेज अनाउंस किया है, इंडस्ट्री स्कीम अनाउंस किया है, और कि जो भी सेक यूनिट्स या फिर जो है वो नई कंपनीज के अंदर पैसा लगाएगा पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज के अंदर, तो उससे भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं पूछा जाएगा। तो काफ़ी मार्केट ने तो इस चीज़ को जो है वो पॉजिटिव लिया था जब ये पैकेज अनाउंस हुआ है। तो गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं कि इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। कंसिडरेशन यहाँ पे यही है कि IMF इस चीज़ को कैसे देखता है। IMF प्रोग्राम क्योंकि डिस्कशन अभी स्टार्ट होने वाली हैं 4 तारीख से, तो उसके अंदर ये चीज़ें डिस्कस होंगी जो प्राइम मिनिस्टर ने अपना पैकेज अनाउंस किया है। तो अगर IMF की हमें जो है ना वो गो एंड मिल जाता है तो आई थिंक इसके अंदर भी जो ये भी एक ट्रिगर हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड ओवरऑल जो है वो GDP के लिए। इसके अलावा जो हमारे मार्च के आउटलुक की बात करते हैं, मार्च के अंदर जो की इवेंट्स हैं, एक तो रशिया यूक्रेन जो कॉन्फ्लिक्ट है, आई थिंक ये अभी फिलहाल प्रोलॉन्ग करेगा, और अगले कुछ दिनों के अंदर भी जो है इसके अंदर कोई खास बड़ी शायद डेवलपमेंट हमें नजर ना आए, कि मसला हल होता हुआ नजर ना आए। और इसके ऊपर काफ़ी सेंक्शन लग रही है रशिया के ऊपर, अब वो उसका ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर ऑब्वियसली एक इम्पैक्ट हमें नजर आएगा। कमोडिटीज़ के अंदर हम ऑलरेडी देख रहे हैं इम्पैक्ट, और अब देख रहे हैं कि मनी फ्लो किस तरीके से होता है इंटरनेशनली। तो ये काफ़ी जो है ना कंसर्निंग चीज़ है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स के। इसके अलावा जो लोकल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मार्च कर रही है टुवर्ड इस्लामाबाद। तो यहाँ पे भी देखना होगा कि यहाँ पे इस तरह की क्या चीज़ होती है। कोई इस तरह का कोई खास डेवलपमेंट होती है जिसमें नो कॉन्फिडेंस वोट वगैरह है। आगे चल के अगर ये सारे PTM और इनका मार्च एक होता है तो भी एक मार्केट के अंदर एक अनसर्टेनिटी आए। इसके अलावा जो मेजर जो फाइनेंशियल इवेंट्स हैं उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है 8 मार्च को, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। स्टेट बैंक ने लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर मार्केट को सरप्राइज किया है,
और लेट्स सी के दफ़ा जो स्टेट बैंक का स्टांस है जो पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर था वो इंटैक्ट रहता है या उसके अंदर कुछ चेंजेस आती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपना एक पैकेज अनाउंस किया है तो उसको पे देखते हैं जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या स्टांस होता है। इसके अलावा इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को हमने डिस्कस किया, वो ऑब्वियसली जो है ना वो फर्दर डोमेस्टिक प्राइसेस के अंदर रिफ्लेक्ट हो सकती हैं, चीज़ें पास ऑन हो सकती हैं। इसके अलावा FATF का जो इवेंट है मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्च को इसका जो है ना वो डिसीजन आ जाएगा। ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि पाकिस्तान के लिस्ट के अंदर ही रहेगा फिलहाल, तो ये भी मार्केट के लिए एक तरह से एक नॉन इवेंट होगा। तो मेजर जो 2 इवेंट है वो पाकिस्तान IMF टॉक्स हैं जो स्टार्ट हो रही हैं, मॉनेटरी पॉलिसी है और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है। आई थिंक ये 2-3 चीज़ें जो है ये मार्च के महीने के अंदर फोकस में रहेंगी। लोगों का इंटरेस्ट मार्केट की तरफ काफ़ी है क्योंकि जो स्टॉक जो के अंदर काफ़ी हद तक जो है वो करेक्शन हो चुकी है। तो यहाँ से अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ हमें मिलती है, IMF की टॉक्स पॉजिटिव एंड के ऊपर खत्म होती है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट रेट अनचेंज रहते हैं और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो रिजॉल्व होता है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो काफ़ी बढ़ सकती है क्योंकि जो स्टॉक की वैल्यूएशन है, जो पीईज और डिविडेंड को देखते हुए मार्केट के अंदर जो है वो काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है और लगता है ये है कि यहाँ से अगर चीज़ें सॉर्ट आउट होती है तो मार्केट यहाँ से रैली कर सकती है मार्च के महीने में। तो ओवरऑल मार्च का महीना अच्छा है, काफ़ी इवेंट्स भी है इसके अंदर और मार्केट पर एक्टिविटीज़ जो लास्ट मंथ हमने देखे वॉल्यूम्स कम रहे, इस महीने वॉल्यूम हमें बेहतर लगते हैं और मार्केट परफॉर्मेंस भी एज़ कम्पेयर टू फरवरी अच्छी नज़र आती है। तो ये था ओवरऑल जो है वो मार्केट एनालिसिस। और आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप हमें अपने सेम research @सिक्योरिटीज़ के ऊपर भेज सकते हैं, तो नेक्स्ट ब्रीफिंग के अंदर इंशाल्लाह हम उसको एड्रेस करें। तो इस दफ़ा के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।